थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट हम इसको कह सकते हैं, किसी भी लिक्विड को अगर ठंडा किया जाए, उसकी हीट को रिमूव किया जाए तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे लो होता चला जाएगा। लो टेम्परेचर होने के कारण से उसकी जो सारी की सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन होती चली जाएगी, और मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट है अगर वो स्लो हो जाती है तो स्टेट किसी भी लिक्विड की सॉलिड स्टेट की तरफ जाने लगती है। मींस लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो फ्रीजिंग प्रोसेस कहलाती है। तो टेम्परेचर लो करने से जो फ्रीजिंग प्रोसेस हो रही है उसमें सॉल्यूट ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा, उसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से स्टडी करेंगे। किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्योर वाटर को हम यूज करते हैं जमाने के लिए, फ्रीजर में रखें तो उसका वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है और सॉलिड स्टेट में आने लगता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई सॉल्यूट जैसे शुगर या फिर सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड ऐड कर देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आइस क्यूब्स जो हम फ्रिज में जमाते हैं या बनाते हैं वो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जैसे हम कोई फ्रीजर में आइसक्रीम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा जो जिसके अंदर हम स्वीटनिंग एजेंट या फिर कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डाल के उसको जमाने की कोशिश करते हैं, वो उसको जमने में काफी टाइम लगता है। ये प्रोसेस टाइम ज्यादा लगाती है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट ऐड हो गया है। सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। इसका रिलेशन हमारे पास del TF is directly proportional to m. m stands for molarity. Depression in freezing point directly proportional to molarity, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जैसे हम रिमूव करेंगे हमारे पास आ जाएगा del TF equals to kf into m. kf जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, या फिर हम इसको कह सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। 3 नाम से इसको जाना जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको और अच्छे से लिखा जा सकता है Kf इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। इस रिलेशन से आप मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एक सिग्निफिकेंस दी गई है आपकी बुक्स के अंदर, आपने कई बार स्टडी किया होगा। हिली रीजन के अंदर जो गाड़ियां जाती हैं उनके रेडिएटर के अंदर पानी जो होता है वो जम जाता है। उस पानी के जमने की प्रोसेस को रोकने के लिए उसके अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट एंटी फ्रीज और एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाले जाते हैं। एंटी फ्रीजिंग एजेंट में कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए तो वो लिक्विड की फ्रीजिंग प्रोसेस को स्लो कर देगा और फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। तो इसके लिए हम कोई भी चीज उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम चाहे तो उस पानी के अंदर शुगर ऐड कर दें, लेकिन शुगर की प्रॉब्लम ये है कि शुगर को बैक्टीरिया कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज कर देंगे और उसका प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा। अगर उसके अंदर हम साल्ट ऐड करते हैं तो साल्ट जो है कंडक्टर है आयंस का और इलेक्ट्रिक करंट का, तो आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, और आयंस की फॉर्मेशन होगी तो इंजन की कास्ट के अंदर रस्टिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ऐड किया जाए जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज ना करें, उसका आयनिक नेचर ना हो और वो कोरोजन को इंक्रीज ना करता हो। तो इथाइलिन ग्लाइकोल एक केमिकल है, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH या इथेन 1,2 डायोल, इसको एंटीफ्रीज के तौर पे यूज किया जाता है। और जो हिली रीजन में गाड़ियां चलती हैं, जो जहां पे टेम्परेचर सब जीरोज पे होता है, लोअर टेम्परेचर आसपास बना रहता है, लो टेम्परेचर आसपास बना होता है, वहां पे गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर जो गाड़ी को कूल करता है, गाड़ियों के इंजन के अंदर
कूलिंग क्रिएट करता है, उस रेडिएटर के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता है, वाटर जो फ्लो करता है, उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और कम बना देगा और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट भी वो लिक्विड इंजन की कास्टिंग के अंदर मूव करता रहेगा और इंजन की एक्सेस हीट को बाहर निकालता रहेगा। तो एंटी फ्रीज यूज किए जाते हैं और एंटी फ्रीज जो है वो एप्लीकेशन है फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस को डिस्कस करना होगा। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो आप अपने डेली लाइफ में कई बार नोटिस कर चुके हैं। जैसे हम कुछ दाने पानी में डालते हैं तो स्वेल हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए चने के दाने जैसे हम भिगो देते हैं तो सुबह उनका साइज क्या हो जाता है, रिलेटिवली इंक्रीज हो जाता है। ये प्रोसेस उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में होती है या उन्हीं सब्सटेंसेस के अंदर होती है जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है, जो किसी ऐसी मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं जिनके अंदर सेलेक्टिव मूवमेंट हो पार्टिकल्स का, और पार्टिकल्स भी सॉल्वेंट का सेलेक्टिव मूवमेंट हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस को समझना होगा, जो कि स्टूडेंट्स ने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डालते हैं या फिर ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, या फिर डिस्टिल्ड वाटर जैसा कि मैंने आपको कहा उसमें जैसे ही हम किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑब्जेक्ट को डालते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो, सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट के लिए सॉल्वेंट की एफिनिटी होती है और वो सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट करता है। तो सॉल्यूट की तरफ जैसे ही सॉल्वेंट पार्टिकल मूवमेंट करेंगे तो इसका साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे और अंदर की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूवमेंट करेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कुछ टाइम के बाद ये जो प्रोसेस है, कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जो साइज इंक्रीज होने की जो प्रोसेस है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये ऑस्मोसिस एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मींस, जैसा कि मैं कह रहा हूं आपको कि सेमी परमेबल, ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए परमेबल है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए परमेबल नहीं है। परमेबल वर्ड का मतलब है कि सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है इसके थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी इसकी मूवमेंट हो सकती है और बाहर की तरफ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम डिस्कस करें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ना तो अंदर जा सकते हैं और ना बाहर आ सकते हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को तो अंदर बांध के रखती है मेम्ब्रेन, ना बाहर आने देती है, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अंदर भी आने देती है और बाहर भी जाने देती है। लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स की सॉल्यूट के लिए एफिनिटी है, वो इसके अंदर एंट्री करते रहेंगे और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर देंगे। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इंक्रीज होने की जो प्रोसेस है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो, अगर यहां पे इस प्रैक्टिकल जो एपरेटस बनाया गया है इसको हम देखें तो अच्छे से समझ पाएंगे। एक हमने ट्यूब ली है जिसके ऊपर एक पिस्टन अटैच है और पिस्टन ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। यहां पे एक प्रेशर गाज लगी हुई है जो प्रेशर को मेजर करती है। इसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल डाले गए हैं और नीचे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अटैच की हुई है। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को दोनों साइड से यहां पे टाई अप किया हुआ है और सॉल्वेंट डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर हमने डाल दिया है। जैसे ही मूवमेंट होगी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जैसे इनसाइड मूवमेंट होगी तो इसकी वॉल्यूम जो है, लिक्विड की वॉल्यूम इस पूरे अपरेटस के अंदर इंक्रीज होगी। और अगर इंक्रीज होती है तो ये पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट ये मूवमेंट करता रहेगा। लेकिन अगर
ऊपर से इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए इतनी कि ये प्रोसेस क्या हो जाए, रुक जाए, मींस इक्विलिब्रियम में आ जाए। किसकी मूवमेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट। सॉल्वेंट जो ऊपर जा रहा है इस सेमीकंडक्टर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, जितना अंदर मूव कर रहा है उतना ही बाहर मूव करने लग जाए, तो ये प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, जितना सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर जा रहा है उतना ही सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर हम कुछ फोर्स इसके ऊपर लगाएं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है, और ये जो प्रेशर है ये प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि जितना प्रेशर सॉल्वेंट पार्टिकल इस ट्यूब के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं उतना ही प्रेशर हम बाहर से इसके ऊपर लगा रहे हैं। जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, नेट मूवमेंट सॉल्वेंट की इनसाइड एंड आउटसाइड जीरो हो जाएगी। उस टाइम पे दोनों जो प्रेशर हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, या फिर दोनों फोर्सेस जो हैं जो एक्सर्ट हो रही है सॉल्वेंट के कारण से इस ट्यूब के ऊपर, और ऊपर से जो अप्लाई की जा रही है एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई की जा रही है, दोनों फोर्स बराबर आ जाएंगी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो ये जो प्रेशर है ये ओस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा जब नेट मूवमेंट सॉल्वेंट की जीरो हो जाएगी। ओस्मोटिक प्रेशर से अगर हम ज्यादा प्रेशर, क्या हो कि हम ओस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दें, मींस फोर्स को और इंक्रीज कर दें। अगर फोर्स को इंक्रीज हम कर देंगे तो मूवमेंट इसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल की रुक जाएगी, और सारे सॉल्वेंट पार्टिकल जो अंदर जा चुके थे वो बाहर निकलने लग जाएंगे, और जो ओस्मोसिस की प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगी। ओस्मोसिस की प्रोसेस जब रिवर्स हो जाएगी, इस फिनोमेनन को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वर्ड बच्चा बच्चा जानता है कि आरओ जो होता है वो वाटर को प्योरीफाई करने में काम आता है, उसके साल्ट कंटेंट को कम कर देता है, सॉलिड पार्टिकल्स को निकाल देता है और पानी मीठा हो जाता है। तो जहां पे सलाइन वाटर है उसको ट्रीट करने के लिए आरओ को यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफायर्स के अंदर। उसके अंदर सेम फिनोमेनन यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वाटर को अंदर लिया जाता है, प्रेस किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्योर वाटर एक साइड में निकल के आ जाता है, इम्प्योर वाटर जो उसके अंदर भरा हुआ है वो दूसरी साइड से निकल के बाहर चला जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है जब तक पूरी तरह से प्योरिफिकेशन ना हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इनफ प्रेशर है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोक देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं और वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट दैट टाइम। जब वो प्रोसेस हो रही है ऑस्मोसिस की या रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, उस टाइम पे जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C and T। C stands for concentration, C यहां पे concentration है, T टेम्परेचर है। इसको और अच्छे से लिखा जा सकता है, पाई इक्वल्स टू CRT। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास C इक्वल्स टू N अपॉन V R T, पाई इक्वल्स टू CRT। और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता लगता है पाई इक्वल्स टू N अपॉन V R T। N अपॉन V मींस कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, पाई V इक्वल्स टू N R T, या फिर पाई इक्वल्स टू W2 अपॉन M2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T अपॉन वॉल्यूम। ये जो रिलेशन है इससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास को भी हम
फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं M2 इक्वल्स टू W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई V इंटू V। तो मॉलिक्यूलर मास जो भी सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया जाए, इस अपरेटस के अंदर जो भी सॉल्यूट ऐड किया जाएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के साथ, उसका मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे और गैस कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर रखी जाए, तो हम मॉलिक्यूलर मास किसी भी सॉल्यूट का फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद वेंट ऑफ फैक्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे और जो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी यूनिट्स को हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।